हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस पाथ। तो आज हम पॉलिटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। आज हम इस वीडियो में गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के लेवल क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, हमारे देश में इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट एक कंट्री के लिए एक अहम हिस्सा होता है। बिना गवर्नमेंट के कोई भी कंट्री, कोई भी देश है, वो नहीं चल सकता, क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में और सारी चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम होता है रोड्स बनाना, बिल्ड रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स बनाना, पुअर्स के लिए स्कीम्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, एक्सेट्रा। तो ये सारे काम गवर्नमेंट करती है, एक सरकार करती है। देश में जो सरकार होगी, जिस टाइप की सरकार होगी, उसका काम होता है डेवलपमेंट का, स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का, पुअर्स के लिए स्कीम्स बनाने का, पॉलिसीज बनाने का। तो ये सारे काम गवर्नमेंट ही करती है। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर सपोज करिए अगर क्राइम हो रहा है, किसी ने क्राइम कमिट किया है, तो अगर क्राइम कमिट हुआ है तो उसकी सज़ा भी मिलनी ज़रूरी है। तो वो सज़ा कौन देगा? वो कोर्ट देगा। लेकिन कोर्ट आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट भी तो गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है। गवर्नमेंट सिटीजन्स के लिए इनफ फूड है या नहीं है, गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एक गवर्नमेंट की ही होती है। सपोज करिए अगर कहीं नेचुरल डिज़ास्टर आया है, कहीं सुनामी आई है, या फिर कहीं अर्थक्वेक आया है, वोल्केनो इरप्ट हुआ है, तो वहाँ के लोगों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की। वहाँ की गवर्नमेंट की ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सिटीजन्स को जो वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें उनसे वहाँ से बचाएं। तो ये सारी चीज़ें एक गवर्नमेंट की ही होती हैं, एक सरकार की ही होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अगर गवर्नमेंट की एक डेफिनेशन को जाने, एक छोटी सी डेफिनेशन को जाने, आगे हम गवर्नमेंट के बारे में आराम से पढ़ेंगे, लेकिन हम छोटी सी डेफिनेशन के ज़रिए गवर्नमेंट को डिफाइन करेंगे। A government is the system or group of people with the authority to govern a country or a state। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक सिस्टम है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है। ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ गवर्नमेंट मैं किसी एक इंसान की तो बात नहीं कर रही हूँ। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट है, अगर सरकार है तो वो एक लोगों का समूह होगा, ग्रुप ऑफ पीपल होगा, एक सिस्टम होगा अथॉरिटी के साथ। अगर गवर्नमेंट है, अगर वो उसके पास अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है कुछ करने की, तो वो कैसी गवर्नमेंट हुई? वो तो फिर सरकार हुई नहीं ना। तो विद द अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री और अ स्टेट। कंट्री, देश को, राज्य को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस के साथ, तो ये गवर्नमेंट ही करती है और इसी गवर्नमेंट की डिफाइन। आगे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले द गवर्नमेंट is primarily responsible for making
public policies for an entire society। अब सरकार का काम क्या होता है? सरकार सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक के लिए पॉलिसीज बनाने के लिए, और वो पॉलिसीज पूरी सोसाइटी में लागू होंगी, वो पूरी सोसाइटी उनको मानेगी। जब सरकार कोई नियम जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है तो ऑफ कोर्स उसका जो उनके जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की ड्यूटी होती है वो सोसाइटी के हर एक सिटीजन की होती है। एवरीबडी शुड फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। आगे हम अगर पढ़ें, आगे हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट के यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। टाइप्स जैसे कि डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। एंड सो तो गवर्नमेंट के यहाँ मैंने कुछ टाइप्स लिखे हैं: डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, और भी ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं गवर्नमेंट के। आगे हम कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। ऑफ कोर्स हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ क्लास 6 की एनसीईआरटीज पर या क्लास 6 के जो चैप्टर्स हमें बताते हैं सिर्फ हम उन पर डिपेंड नहीं होंगे। आगे हम पढ़ते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा एक कंट्री के लिए, हमारी खुद की कंट्री के लिए स्टेट वर्ड का यूज होता है। स्टेट वर्ड का हमारी कंट्री के लिए यूज होता है। तो हमने तो पढ़ा है कि जो स्टेट वर्ड है वो सिर्फ राज्यों के लिए यूज होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे स्टेट वर्ड इंडिया के लिए, कंट्री के लिए यूज होता है। आगे हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 12 आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। स्टेट को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे स्टेट कोई राज्य नहीं है। स्टेट कोई राज्य नहीं है। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव organs of the यूनियन गवर्नमेंट। अब इसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट आती है। इसी स्टेट में, इसी आर्टिकल 12 में जो स्टेट को डिफाइन किया गया है, इसी में हमारी पूरी इंडिया का जो ये समझ लीजिए रोल आ जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट आती है, इंडियन पार्लियामेंट आती है। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। फिर हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ मैंने गवर्नमेंट की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है तो आप समझ जाइएगा, गवर्नमेंट है ये। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे हमने यूनियन गवर्नमेंट की बात करी थी और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ स्टेट का मतलब राज्य है, यहाँ स्टेट का मतलब राज्य से है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आएगी, राज्य सरकार, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में क्या आएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली आएगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट आएगा। ये सारी चीज़ें एक राज्य में होती हैं। ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ
लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें एक राज्य में है, यहाँ पे मैंने राज्य का यूज किया है। अभी हम पढ़ेंगे ऑल लोकल अथॉरिटीज। इसमें क्या आएगा? म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, नगर पंचायत, हमारे पंचायत आ गए यहाँ, जिला, मंडल, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आ गए, सैचुरेटरी एंड नॉन सैचुरेटरी अथॉरिटीज। तो यहाँ मैंने बताया आपको आर्टिकल 12 जो स्टेट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 12 यहाँ स्टेट इंडिया के लिए यूज हुआ है, जो मैं जहाँ पे यहाँ पॉइंट आउट मैं यहाँ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो इंडिया के लिए यूज हुआ है, एक कंट्री के लिए, हमारी इंडिया एक कंट्री है उसके लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट में हमारी इंडियन गवर्नमेंट आ जाती है, इंडियन पार्लियामेंट आ जाता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। फिर यहाँ पे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार आती है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर आता है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑल लोकल अथॉरिटीज आ जाती हैं, म्यूनिसपैलिटीज जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, नगर पंचायत, पंचायत आ जाते हैं, जिला, मंडल, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आ जाते हैं, सैचुरेटरी एंड नॉन सैचुरेटरी अथॉरिटीज। तो अब आपको आया समझ में कि जब जब भी आपने सुना होगा कि स्टेट किसी कंट्री या इंडिया के लिए यूज हुआ है तो वो क्यों यूज होता है, क्योंकि स्टेट में ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, वो आर्टिकल 12 to 35 में आते हैं। 12 to 35 इन पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा हमारे दिमाग में रहे। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 to 35 से पार्ट थर्ड में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम जानेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? तो ये जो पार्ट है फर्स्ट, ये हो गया नेशनल, ये हो गया स्टेट, और ये हो गया लोकल। नेशनल यानी केंद्र, सेंट्रल, स्टेट यानी राज्य, और लोकल यानी स्थानीय। आई होप आपको मेरी स्पेलिंग्स और राइटिंग समझ में आ रही होगी।
तो जो हमारी गवर्नमेंट है, जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में, पहला हो गया नेशनल, दूसरा हो गया स्टेट, तीसरा हो गया लोकल। सेंट्रल, स्टेट और लोकल, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय, राज्य और स्थानीय। तो हम जानेंगे कि नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट का वर्क क्या होता है। नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट का काम क्या होता है, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले जब बात सेंट्रल की आती है, मतलब ओवरऑल इंडिया, तो इनका काम होगा नेशनल इश्यूज को देखना, नेशनल इश्यूज को देखना, टैक्सेशन करना, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस को मनाना। ये सारी चीजें और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में आती हैं। आगे हम बात करेंगे स्टेट की। तो राज्य सरकार, उनका काम क्या होता है, स्टेट इश्यूज देखना, स्टेट इश्यूज देखना, जैसे कि पुलिस, एजुकेशन एक्सेट्रा। लोकल गवर्नमेंट में, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, लोकल अफेयर्स को देखना, ऑफ कोर्स लोकल इश्यूज को देखना, लोकल अफेयर्स जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, ये सारी चीज़ें लोकल गवर्नमेंट देखती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, नेशनल, स्टेट, लोकल। नेशनल का काम था नेशनल इश्यूज को देखना, टैक्सेशन को देखना, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस को देखना। स्टेट का क्या काम था, स्टेट इश्यूज देखना, जो स्टेट के अंदर जो सारे इश्यूज हैं उसको संभालना। लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या काम था, लोकल गवर्नमेंट का क्या काम था, लोकल अफेयर्स को देखना, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ है यहाँ इंटरेस्टिंग, कि जो ये लोकल लेवल है, जो ये लोकल लेवल है, ये 73rd और 74th अमेंडमेंट अमेंडमेंट ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। जो पता है, पहले लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, नेशनल और स्टेट। ये जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, ये 73rd और 74th अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में से जोड़ा गया था। 73rd और 74th अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में से जोड़ा गया था। अब हमने लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात कर ली, तो आपको पता है कि जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये बताता है कि फॉर्म कैसी है किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की, किसी भी गवर्नमेंट की कैसी फॉर्म है। तो आप जल्दी से कमेंट में बताइए कि हमारे इंडिया में किस टाइप की, किस फॉर्म की गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। डेमोक्रेसी क्या होती है, जब लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, जब उस कंट्री के सिटीजन सरकार को चुनते हैं, तो वो होती है डेमोक्रेसी। अब सरकार को हम चुनते कैसे हैं, हम सरकार कैसे बनाते हैं, तो ऑफ कोर्स इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होते हैं, वोटिंग, वोटिंग के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में आती हैं।
ये डेमोक्रेसी होती है। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ डेमोक्रेसी बताई है, आप अभी भी मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारी इंडिया की किस किस टाइप की गवर्नमेंट है, फॉर्म क्या है गवर्नमेंट की। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, 2020 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था, देखिए, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अगर बाय डेफिनेशन हम जाएं तो कैसी होगी? ऑप्शंस, मैं ऑप्शंस देती हूँ। गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, सी मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, या फिर डी लिमिटेड गवर्नमेंट। जल्दी सी कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या है। यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट। जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार। आप में से बहुतों को लगा होगा कि इसका मल्टी पार्टी गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन नहीं, ये इसका आंसर फोर्थ है, लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार। अब सीमित सरकार क्यों है, तो थोड़ा इसे समझ लेते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो रिटन फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है? मीन्स गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर ना दी जाए। इसका मतलब है गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर ना दी जाए। जो ये लिमिटेड गवर्नमेंट है, इसका जो मतलब है ये है, पहले मैं एक बार लिख देती हूँ, पूर्ण शक्तियों की अनुमति पर रोक लगाना। अब सीमित सरकार का मतलब क्या है? जैसा कि हमारा जो संविधान है वो एक रिटन फॉर्म में है, तो ये क्या कहता है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको ना एब्सोल्यूट पावर्स नहीं दी जाए। एब्सोल्यूट पावर्स मतलब जो गवर्नमेंट है उसको ना, उसकी जो पूरी शक्तियां हैं, उसकी जो पूरी पावर्स हैं, उन पर ना रोक लगा देती है। रोक कैसे लगा देती है? मतलब जो गवर्नमेंट है वो भी लॉ एंड ऑर्डर में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहकर ही वो काम कर सकती है। हम गवर्नमेंट को, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो गवर्नमेंट को ये पूरी अनुमति नहीं देता है कि वो अपनी शक्तियों, अपनी पावर्स का बहुत मिसयूज करे, या फिर ऐसा यूज करे कि लोगों के लिए, उस कंट्री के सिटीजन्स के लिए वो ठीक ना हो। तो इसलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड है, गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो लिमिटेड है।
वो अपने आप से गवर्नमेंट यहाँ अपने आप से कोई भी फैसला नहीं कर सकती है, वो लॉ में रहकर, लॉ के अंडर ही, एक लिमिट में रहकर ही काम करती है और फैसले ले सकती है। तो जो लॉ मेकर थे, लॉ मेकर जो लॉ मेकर थे या फिर हैं, वो लॉ के, सॉरी यहाँ लॉ मेकर हैं आएगा, वो लॉ के अंडर रहकर रहकर ही काम करते हैं। मतलब जो लॉ मेकर हैं, जो लॉ बनाते हैं, यहाँ पे लॉ मेकर कोई ऐसा नहीं है कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा था, ऐसा नहीं है। लॉ बनाने का काम गवर्नमेंट का होता है, उनका उसको लॉ को इन्फोर्स करने का काम भी गवर्नमेंट का होता है। तो यहाँ वही बात की गई है, जो लॉ मेकर हैं वो लॉ के अंडर ही रहकर काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने लॉ बनाया है तो वो उस लॉ के ऊपर जाकर कुछ भी करेंगे, कोई भी पॉलिसीज अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है। तो आगे हम थोड़ा डेमोक्रेसी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। डेमोक्रेसी, तो ये जो डेमोक्रेसी है, ये ना ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से ये बना है। इसका मतलब क्या है? रूल बाय द पीपल, रूल बाय द पीपल इसका मतलब है। इसके ना, डेमोक्रेसी के भी ना टू टाइप्स होते हैं, सबके टू टाइप्स हैं। हम अभी तक, मतलब सभी के टू टाइप्स नहीं, मतलब हम जानते अभी तक पढ़ते आए हैं ना कि किसी न किसी चीज के टाइप्स हैं। गवर्नमेंट के भी टाइप्स हो गए, उसके भी लेवल्स हैं, या डेमोक्रेसी के भी टाइप्स हैं। टाइप में क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी जो लॉ मेकिंग है, डायरेक्ट यानी जो लॉ मेकिंग है वो ना डायरेक्टली होगा। जो लॉ बनाए जाएंगे वो डायरेक्ट बनाए जाएंगे। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? अब सपोज करिए सिटीजन्स हैं, हमारी कंट्री के सिटीजन हैं, अगर कोई लॉ बनाना है तो उन सिटीजन्स को एक जगह डिसाइड करनी पड़ेगी, सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ बैठना पड़ेगा, तब जाके लॉ डिसाइड होगा। और अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूँ, इनडायरेक्ट में क्या है, तो इसमें ना वोट होती है, वोट करके। अब हम क्या करते हैं? हम वोट करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं बाय वोटिंग, वो लॉ बनाते हैं एज ना गवर्नमेंट में आके वो लॉ बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, आप जल्दी से बताइए, हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, वोटिंग का या फिर हम डायरेक्ट लॉ बनाते हैं? ऑफ कोर्स हम वोटिंग होती है इंडिया में, वोटिंग से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तब जाके कोई लॉ बनता है। आगे हम पढ़ेंगे लॉ एंड द गवर्नमेंट, लॉ एंड द गवर्नमेंट, कानून और सरकार। तो मैंने अभी बताया आपको कि गवर्नमेंट का काम क्या होता है, लॉ बनाने का। जो लोग सिटीजन, जो लॉ बनाने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। सिटीजन्स का क्या काम होता है? उसको फॉलो करें। ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है तो उसको फॉलो करने का काम किसका होगा? सिटीजन्स का होगा। ठीक है।
अब देखिए, मैंने भी बताया कि गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है और उसे इन्फोर्स करने का काम, को इन्फोर्स करने का काम भी किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, सपोज करिए कि एक एग्जांपल के थ्रू हम पढ़ते हैं कि लॉ बना है कि जो मोटर व्हीकल, जो लोग ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग इन अ मोटर व्हीकल से जो ड्राइविंग करते हैं, तो ना उनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं मोटर व्हीकल की बात नहीं करूँगी, कार्स कार्स के लिए भी लाइसेंस होना ज़रूरी है, और जो बाइक से आते हैं उनके लिए हेलमेट्स होने ज़रूरी हैं। तो ये क्या है? ये गवर्नमेंट ने ही तो रूल्स बनाए हैं, गवर्नमेंट ने ही तो लॉ बनाया है, और इसका कौन फॉलो करेगा? इस रूल को, इस लॉ को कौन फॉलो करेगा? सिटीज़न फॉलो करेंगे, सिटीज़न फॉलो करेंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति इस लॉ को, इस रूल को नहीं मान रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या होगा उसका? सबको पता है, या तो उसको चालान भरना पड़ेगा या फिर जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगी उसे, ऑफ कोर्स पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया लॉ एंड द गवर्नमेंट। आगे हम देखेंगे कि अभी हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में थोड़ा पढ़ा था। ठीक है, तो अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके साथ, सपोज करिए, ये थोड़ा इसी चैप्टर के लिए है, पीछे पूरे उस चैप्टर में नहीं चले जाना है। अगर आप जॉब लेने गए हो, ठीक है, और ना आपके रिलीजन के बिहाफ पर, आपकी कास्ट के बिहाफ पर, रिलीजन और कास्ट के बिहाफ पर आपके साथ ना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? सिंपल है, आप गवर्नमेंट से हेल्प लोगे। डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास नहीं जाना है, कोर्ट है। अभी मैंने बताया कि कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। कोर्ट में जाओगे और कंप्लेन करोगे, कंप्लेन। कोर्ट आपको न्याय दिलाएगी। कोर्ट का काम ही क्या है? न्याय दिलाना। कोई भी क्रिमिनल, कोई भी क्रिमिनल क्राइम हो रहा है, या फिर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या फिर एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो रही है, तो कोर्ट, सबसे पहले कोर्ट है, कोर्ट आपकी समस्या को दूर करेगी। तो आगे हम पढ़ेंगे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। आपकी एनसीईआरटी में, क्लास 6 की एनसीईआरटी में ना, यहाँ दो टाइप बताए हुए हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। दो टाइप कौन से हैं? पहला हो गया डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, और दूसरा हो गया मोनार्की। पहला हो गया डेमोक्रेसी और दूसरा हो गया मोनार्की। तो ना इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ना मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, और ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है कि गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को कौन ये पावर देता है कि वो डिसीजंस ले, डिसीजंस ले, इन्फोर्स करे लॉ को? कौन ये पावर देता है? तो ना इसका जो आंसर है, इसका आंसर है, इसका आंसर डिपेंड होता है टाइप ऑफ गवर्नमेंट पर। कोई सरकार अगर वो डिसीजंस ले रही है, अगर उस लॉ को इन्फोर्स कर रही है, तो ये जो काम है, ये ना टाइप ऑफ गवर्नमेंट पर, किस टाइप की सरकार है उस कंट्री में, ये ना उस पर डिपेंड करती है। सो बैक टू द टॉपिक, डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है वो ऐसी टाइप है गवर्नमेंट की
जहाँ पर वोटिंग के द्वारा इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग के द्वारा जो सिटीजन है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं बाय वोटिंग, बाय इलेक्शन। तो ये रिप्रेजेंटेटिव जब गवर्नमेंट बनती है इनकी, तो ये डिसीजंस लेते हैं, लॉ लॉ बनाते हैं और उस लॉ को इन्फोर्स करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक बात और है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पर, जब इलेक्शंस होते हैं, जब गवर्नमेंट बनती है, तो ना जो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के द्वारा बनती है, डेमोक्रेसी टाइप होती है जब, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है उसको लोगों को ना अपनी स्कीम्स, अपनी पॉलिसीज, मतलब एक्शंस के बारे में बताना पड़ता है, उनको डिफेंड करना पड़ता है, अपनी सारी चीजें ना सिटीजन्स को बतानी होती है। तो ये तो हुआ डेमोक्रेसी। अब पढ़ते हैं मोनार्की को। मोनार्की में क्या होता है भाई? मोनार्की मतलब क्वीन एंड किंग, राजा और रानी। तो ना यहाँ पे जो राज चलता है मेनली राजा रानी का चलता है, जो वहाँ क्वीन और क्वीन होते हैं। यहाँ पर भी एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो मैटर्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन जो एंड में एंड में जो डिसीजन लेना होता है ना, एंड में ना इन्हीं क्वीन और किंग्स का होता है। मतलब सपोज करिए कि कोई भी मैटर है, अगर ग्रुप ऑफ पीपल, जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर उस मैटर को वो गलत कह रहे हैं, लेकिन एंड के दर्जे क्या हुआ, क्वीन और किंग ने उसको राइट, सही माना, तो वो जो मैटर है, जो भी कोई XYZ कोई भी बात है, केस है, तो वो सही साबित होगा। तो मेनली मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि मोनार्की में ना जो रूल होता है वो किंग और क्वीन ही करते हैं। यहाँ पे होते हैं स्मॉल ग्रुप, होते हैं मैटर्स को डिस्कस करने के लिए लोग होते हैं, लेकिन ना एंड में जो डिसीजन होता है वो किंग और क्वीन का होता है। और ना ये अपने पॉलिसीज, कोई भी एक्शन है, ये ना सिटीजन्स को, लोगों को नहीं समझाते, नहीं बताते नहीं है कि हम ये करने वाले हैं, उसको डिफेंड नहीं करते। जो राज चलेगा सिर्फ यही है। अब आप मुझे बताएं कि कौन सी टाइप है जो गवर्नमेंट की, जो मैंने यहाँ अभी दो आपको बताई हैं, इसमें से कौन सी ठीक है। तो मैंने बार बार आपसे पूछा कि इंडिया की कैसी टाइप है, गवर्नमेंट की क्या फॉर्म है। तो इंडिया की ना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, तो उस बेसिस पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, सरकार बनाते हैं। फिर सरकार बनने के बाद वो लॉ बनाते हैं, लॉ को इन्फोर्स करते हैं और अपने एक्शंस को सिटीजन्स को बताते हैं, डिफेंड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपने डिसीजंस को। और ना इसमें मोनार्की में ये ना हेरिडेटरी प्रोसेस होता है। जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है ना, हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो ना हेरिडेटरी होता है। हेरिडेटरी मतलब वही, आप फेमस आपने डायलॉग सुना होगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो वही होता है इधर। इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट और होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि जो राजा होता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है ऊपर, लेकिन फिर भी जो भी डिसीजंस हैं वो राजा या फिर रानी ही लेंगे, पर इधर ना कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा आ जाता है। तो ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये दो वर्ड से बना है, डेमोस और है क्रेटोस। ये भी बहुत ज़रूरी है, डेमोस और क्रेटोस।
डेमोक्रेसी लोकतंत्र और मोनार्की राजतंत्र। आपको इसमें हिंदी जब आप इसको बोलोगे लोकतंत्र और राजतंत्र से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या क्या है। लोकतंत्र मतलब लोगों द्वारा कोई रिप्रेजेंटेटिव को चुनना, राजतंत्र मतलब राजा का ही राज होना। आगे हम पढ़ते हैं जो मैंने अभी बोला, रिप्रेजेंटेटिव को चुनना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अब क्या होती है, ये ना टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी in which citizens delegate authority to their elected representative. The type of democracy in which the citizen delegate authority to their elected representative. ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जब सिटीजन्स अथॉरिटी अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दें। समझ में आ गया? तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वुमेन्स सफरेज की। ये क्या है? तो पता है यूरोप की जो कंट्री हैं, यूएसए वगैरह, यूरोप में पहले ना जो रिच लोग होते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी वालों को, अमीरों को, एजुकेटेड लोगों को ही राइट होता है कि वो वोट कर सकते हैं। पर जब वुमेन और पुअर ने फाइट किया इसके अगेंस्ट कि हम उन्हें भी गवर्नमेंट बनाने में अपना योगदान चाहिए, कि हमें भी गवर्नमेंट बनानी है, वोट करना है, तो फिर ये एक मूवमेंट हुआ था, वुमेन सफरेज मूवमेंट। तो इसके द्वारा उनको राइट टू वोट दिया गया था, राइट टू वोट इधर दिया गया था। अभी इसे थोड़ा सा ही समझ लो, आगे हम इसे पूरे डिटेल में समझेंगे। हमारे इंडिया में क्या हुआ था, हमारे इंडिया में ना जब वोटिंग के लिए बोला गया था कि वोटिंग होंगी 1950 में, तो ना यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ रिच लोगों को, जो एजुकेटेड हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है, सिर्फ उन्हीं को राइट है, ऐसा नहीं। हमारे इंडिया में ना शुरू से ही वुमेन्स को, सबको राइट दिया गया था वोट करने का। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है, टॉपिक समझ लीजिए या टर्म समझ लीजिए, बच जाता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसे हम लाइक छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को। तो ये क्या है? तो ये ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है कि जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, कंट्री के जो सिटीजन है, उनकी अगर एज 18 है या उससे अबव है, 18 है या उससे अबव है, तो उनको ना राइट टू वोट है, राइट टू वोट है। ठीक है, लेकिन अगर जो 18 से कम में है तो उनको नहीं है, राइट टू वोट नहीं है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने गवर्नमेंट के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, वुमेन सफरेज के बारे में पढ़ा, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने व्हाट इज़ गवर्नमेंट अपने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किया है, समझा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हुआ होगा, टॉपिक वाइज आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।